स्टार्ट करते हैं आवर इन्वायरमेंट, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण। पर्यावरण के अंतर्गत में अगर हम समझें तो हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम घिरे हुए होते हैं और हमारा जीवन और सभी एक्टिविटीज़ को, क्रियाओं को प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। यह पर्यावरण कहलाता है। तो ये जो वर्ड है वो वर्ड जो है वो फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड से आया है। इन्वायरन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स। So environment means all the physical and chemical and biochemical element present around us that affects the life of an organism. Environment includes both living and non-living things. तो इसमें दोनों ही चीज़ें शामिल की जाती हैं। इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर यानी अर्थ, हाइड्रोस्फेयर यानी पानी और एटमॉस्फेयर यानी हवा, ये तीनों ही चीज़ें जहाँ मिलती हैं वहीं पर आपका बायोस्फेयर अर्थात पर्यावरण या जैविकी का जो है प्रारंभ होता है। अभी का समय ऐसा है कि हम बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे चीज़ों को ऐसे चीज़ों को पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में ऐड करते जा रहे हैं जिनको खुद इन्वायरमेंट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता है, उसको डिस्पोज नहीं कर सकता है। अदरवाइज़ नेचर में जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनको नेचर खुद ही डिग्रेड कर सकता है, अर्थात वो रिसाइक्लेबल होती हैं। नेचुरल चीज़ें, सभी चीज़ें रिसाइक्लेबल होती हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ऐसा लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल क्या कर रही हैं, पैदा कर रही हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल पैदा कर रही हैं और ये जो है इन्वायरमेंट में फेंकी जा रही हैं, जिसके वजह से अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव चीज़ों को डालना, अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट वगैरह आ रहा है। ये सभी जो वेस्ट मटेरियल्स होती हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन सा कैटेगरी है? पहला बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिनको जो है बायोस के द्वारा, लाइफ के द्वारा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है। तो ये हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं। तो हार्मलेस सब्सटेंसेस वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, डिग्रेड की जा सकती हैं, उनको रिसाइकल किया जा सकता है और वापस इन्वायरमेंट में उनके फाइन मॉलिक्यूल्स के रूप में भेजा जा सकता है। तो वेजिटेबल, फ्रूट जो है, जितने भी अनाज वगैरह हैं, कॉटन, जूट, वूल, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ये वैसी चीज़ें नहीं होती हैं जो डिकम्पोज किए जा सकें, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको डिकम्पोज नहीं कर सकता, उनका जो यूनिट पार्टिकल है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो जैसे पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक रबर है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी, वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। और इसी की वजह से ये चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जानना, पढ़ना और समझना। तो हम चलते हैं इकोसिस्टम और इसका कंपोनेंट में। इको और सिस्टम से मिलके इकोसिस्टम का निर्माण होता है। ये दो वर्ड इको प्लस सिस्टम से मिलके बना हुआ है। और इकोसिस्टम में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है किसी खास क्षेत्र में क्या कहते हैं, रहती हैं। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन भी होता है। जैसे आदमी है तो हवा और पानी के इंटरेक्शन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच जहाँ इंटरेक्शन होता है तो उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इस आधार पर इकोसिस्टम को 2 पार्ट में बांटा जाता है, 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन इत्यादि, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जिसमें है गार्डन, पार्क, क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम, जू इत्यादि हैं। तो इसको एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, आर्टिफिशियल, इनमें से कौन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या नहीं है, इस टाइप से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। गार्डन,
पार्क पार्क आदमी के द्वारा, सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाया जाता है। गार्डन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। खेत फसल के जो मैदान होते हैं वो सभी, जो एक्वेरियम जहाँ पर मछली वगैरह रखा जाता है कांच शीशे के में, वो जू, ये सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। अब है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? तो इकोसिस्टम के अंतर्गत में जनरली दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटा मीन्स होता है जीवन। तो जो जिसमें जीवित और मीन्स जो मृत या भौतिक कारक, जैसे तापमान, वर्षा, ये सभी, मिट्टी, खनिज लवण, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में वे सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें जीवन होता है। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो इनको एक शब्द में कहा जाए तो इसमें प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है और डिकम्पोजर आता है। प्रोड्यूसर मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कंज्यूमर जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको कहा जाता है डिकम्पोजर, जो दोनों को ही, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को डिग्रेड करते हैं और वापस उनके जो यूनिट मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर है आपका कई बार ये पूछा जाता है डिकम्पोजर्स के बारे में, अगर डिकम्पोजर ना हो तो क्या होगा? तो इसको ये चूँकि जितने भी डेड प्लांट्स या उनके पार्ट्स होते हैं, एनिमल्स के, प्लांट या एनिमल्स के पार्ट होते हैं, उनको फिर से क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं और रिसाइकल करने का काम करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में होती हैं उनको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके वापस नेचर को दे देता है। अर्थात नेचर से जो लिया गया था जीवन काल के दौरान, उनको लाइफ साइकिल के दौरान उसको फिर से रिटर्न करने का काम डिकम्पोजर्स की सहायता से होता है। इसके बाद आता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में ये सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड वगैरह। ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स के तहत आते हैं और ये दोनों ही कंपोनेंट लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर के बारे में, तो ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, शुगर, स्टार्च इत्यादि को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं सोलर रेडिएंट एनर्जी के मदद से, क्लोरोफिल की सहायता से, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। और अगर हम कंज्यूमर्स की बात किए थे तो कंज्यूमर्स के अंतर्गत में कई प्रकार के आते हैं, जिसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स वगैरह होते हैं। हर्बीवोरस साग खाने वाले, ग्रास ऊपर, रैबिट, डियर इत्यादि। कार्निवोरस फ्रॉग, टाइगर, लायन इत्यादि होते हैं। ओमनीवोरस ह्यूमन, बियर, जो बर्ड्स, डॉग्स इत्यादि ओमनीवोरस होते हैं, दोनों को ही खाते हैं। आदमी जो है मांस भी खाता है और साग भी खाता है। इसी प्रकार से पैरासाइट होते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म, ये मॉस्कीटो, ये वगैरह आते हैं। तो इस प्रकार से डिकम्पोजर्स में भी हम लोग कई प्रकार के डिकम्पोजर्स देख सकते हैं, जो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। अब इसमें आता है हम लोग का फूड चेन और फूड वेब। तो फूड चेन माने एक सीरीज़ होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रास है, ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्रोड्यूसर को से हमेशा कंज्यूमर डिपेंडेंट रहेंगे। तो ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करता है और फिर इसको खाया जाएगा, है ना, हिरन के द्वारा। जो प्राइमरी कंज्यूमर है, हिरन को खाया जाएगा शेर के द्वारा, लायन के द्वारा। तो इस प्रकार से इसको फूड चेन कहा जाता है। ग्रास है, फिर से प्रोड्यूसर, उसको इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाएंगे, मेंढक, और उसके बाद स्नैक्स खाएंगे, फ्रॉग को स्नैक्स खाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक फूड चेन बनाता है। इसी प्रकार से ग्रास को मॉथ खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, उसको फ्रॉग खाएगा, फिर उसको स्नेक खाएगा, फिर इसको हॉक खाएगा। तो इस प्रकार से एक चैन क्रिएट होता है। तो फूड चैन में हम लोग देखें कि फूड चैन इज फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू द सो ऑन। तो इस प्रकार से फूड चैन जो होता है
एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन होता है, जो एक कंज्यूमर से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक और इसी प्रकार से आगे जाता है। दे यूजुअली स्टार्ट्स विद अ प्रोड्यूसर प्लांट एंड एंड विद द कार्निवोरस। और इस प्रकार से ये प्लांट से चालू होते हैं और ये कार्निवोरस तक पहुंच के डिकम्पोजर्स में जाके ख़त्म होते हैं फाइनली। इन अ फूड चैन एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से वो क्या करते हैं, अपना फूड और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और वो भी खुद भी किसी न किसी फूड चैन के तहत किसी ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा होते हैं। उनको भी किन्हीं के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और उनके द्वारा भी एनर्जी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का फूड चैन जो है वो टेरेस्ट्रियल फूड चैन में प्लांट है, प्लांट्स के बाद हार्बीवोरस आते हैं, उसके बाद ये प्लांट्स के बाद हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर कार्निवोरस कार्निवोरस, फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ फाइटोप्लैंटन्स हैं, मेरीन फूड चैन में फाइटोप्लैंटन्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट, बहुत माइक्रो प्लांट्स जो होते हैं। उसके बाद उनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं जो जानवर की मतलब एनिमल की श्रेणी में आते हैं, प्राइमरी एनिमल्स जो होते हैं। उसके बाद इनको कार्निवोरस खाते हैं, उनको बड़े कार्निवोरस उससे उनसे बड़े कार्निवोरस खाते हैं। इस प्रकार से फूड चेन आगे बढ़ता है। तो इनको अगर इनका कंज्यूमर लेवल के आधार पर देखा जाए तो ये जो बेस वाले हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाएगा। इनको खाने वाले को प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर्स का नाम आता है। तो इसी प्रकार से सभी में हम लोग देखेंगे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर में ग्रास हुआ, एल्गी हुआ या फाइटोप्लैंक्टन्स हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर जो पहला लेवल का कंज्यूमर है उसमें ग्रास ऊपर और मॉस्किटो जो प्लैंक्टन्स आया उसको सेकेंडरी कार्निवोरस में इनको ग्रास ऊपर को रैट के द्वारा खाया जाएगा, मॉस्किटो ड्रैगन फ्लाई के द्वारा लार्वा उनके द्वारा खाया जाएगा, फिश के द्वारा खाया जाएगा जो प्लैंक्टन्स को। इसी प्रकार से टर्सरी कंज्यूमर में स्नेक, फिश और सील आया, और जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर जिसमें हॉक, रैकॉन और फिर वाइट शार्क इत्यादि है। जनरली ये यहाँ तक जो है वो डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। तो ये चैन काफ़ी छोटा होता है, 4 या 5 लेवल का चैन होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये सिर्फ 4 और 5 लेवल का ही चैन क्यों होता है, ये लंबा क्यों नहीं होता है। तो आगे आने वाले समय में इसका आंसर मिलेगा कि ये चैन लंबा क्यों नहीं होता है, ये 3 या 4 या 5 लेवल तक ही क्यों दिखाई देता है। इसी प्रकार से फूड वेब आता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो चैन दिया गया है उसी चैन के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाने का काम करेंगे। ये किन्हीं को भी किन्हीं के द्वारा भी खाया जा सकता है। जहाँ पर यहाँ ग्रीन प्लांट्स दिखाई दे रहा है, इनको लार्वा, मॉथ इत्यादि खाया जाएगा। इस प्रकार से इनके द्वारा खाया जाएगा। यहाँ ग्रास ऊपर्स के द्वारा खाया जाएगा। ये स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनके द्वारा खाया जाएगा। और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और कोई अपना ऊपर वाला जो लेबल वाला जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ग्रास को, प्राइमरी कंज्यूमर्स बहुत सारे होते हैं, वो ग्रास को या प्राइमरी प्रोड्यूसर को किसी भी लेवल में खा सकते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है किसी भी श्रेणी के प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा सकते हैं। इसी प्रकार से आगे चलता है। तो इस प्रकार से एक नेट तैयार होता है, नेटवर्क तैयार होता है जिसको हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चैन। जब बहुत सारे फूड चैन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो उनको फूड वेब कहा जाता है। इंटरकनेक्टेड फूड चैन आर कॉल्ड फूड वेब। Interconnected food chain are called food web. It is a food web. Food web. An organism get food from more than one group of organism. More than one group of organism. The food web is a group of several interconnected food chain. In a food web, an organism get food from मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इनको किसी भी प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा खाया जाएगा, इनको किसी भी सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा खाएगा, और इनको किसी भी टर्शियरी कंज्यूमर के द्वारा इनके लोअर पार्ट को खाया जाएगा। और फिर ये टॉप लेवल वाले इनको लोअर लेवल वाले को किसी भी लेवल पर खा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इंटरकनेक्टेड हुआ। बहुत सारे फूड चैन जो है वो आपस में जो है इंटरकनेक्ट हुए, इन्हीं को फूड वेब कहा जाएगा। अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल को पोषण स्तर कहा जाता है, पोषी स्तर कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत में हम क्या देखते हैं, तो ट्रॉपिक लेवल के तहत
फ्लो ऑफ एनर्जी, ये मेन चीज़ होता है इसमें कि किस प्रकार से फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो दिखाई देगा हम लोग को। तो ईच स्टेप ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप इन ए फूड चेन, प्रत्येक स्टेप में फूड चेन जो है वो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इसमें होता है। ठीक है, प्रत्येक लेवल में, जैसे एक प्रोड्यूसर है, यहाँ प्रोड्यूसर एनर्जी प्रोड्यूस किया, उसके बाद इसको फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर इसको ये किया, कंज्यूम किया। जैसे यहाँ चूहा या ग्रास ऊपर वगैरह है, रैबिट है, ये तो इस चक्कर में कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर से यहाँ ट्रांसफ़र होगा और बाकी जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इनको क्या क्या प्राइमरी कार्निवोरस खाएंगे या इनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले ये कंज्यूम करने का काम कर रहे हैं ग्रास को, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा गया। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएंगे उनको सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएंगे उनको टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है। तो इसी प्रकार से प्रोड्यूसर को हार्बीवोरस, हार्बीवोरस को प्राइमरी कार्निवोरस और प्राइमरी कार्निवोरस को सेकेंडरी कार्निवोरस ये करते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इस प्रकार से हाई से लो होते जाता है। जैसे जैसे अपर लेवल ऑफ कंज्यूमर की तरफ बढ़ता है तो एनर्जी का मात्रा क्या होता है वो बढ़ते जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है प्रोड्यूसर्स में, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके से सबसे कम टर्सरी कंज्यूमर्स में होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उनकी संख्या या उनका जो बायोमास होता है वो कम होते जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे। तो इसी वजह से जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बहुत माइक्रो, जिनको हम नेकेड आई से हम देख भी नहीं पाते हैं, तो ये इस प्रकार से ये काम करता है। तो हम देखते हैं प्रत्येक स्टेप जो है, ईच स्टेप इन फूड चैन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड टर्सरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जैसे ट्रॉपिक लेवल चेंज होता है उसी प्रकार से क्या होता है कंज्यूमर्स का जो टाइप है वो भी चेंज होता है। तो ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का लेवल को इसमें बताया जा रहा है, एनर्जी लेवल क्या है। तो पहला ट्रॉपिक लेवल सबसे ज़्यादा एनर्जी, इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। उसके अलावा उससे कम एनर्जी जो होता है वो जो ट्रांसफ़र किया जाता है तो बचने में वो प्राइमरी कंज्यूमर को, उसके बाद सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स को, इस प्रकार से ये आगे भागता है इस ट्रॉपिक लेवल के आधार पर। आगे हम देखते हैं कि जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है प्रत्येक टॉपिक लेवल में, उसमें मात्र 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है, एनर्जी का मात्र 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है। बाकी 90% एनर्जी जो है वो नष्ट हो जाता है, जो उसको डाइजेस्ट करने में, जीवों को पकड़ने में, पचाने में, ये सभी चीज़ों में ये नष्ट हो जाता है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस, ग्रीन प्लांट और प्रोड्यूसर्स absorb about 1% of solar energy falling on the leaves and store it as food energy during photosynthesis। तो सूरज जितना एनर्जी हम लोग को देता है वो सूरज का जितना एनर्जी में से मात्र 1% ही ट्रैप होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। पहला चीज़, सूरज जितना एनर्जी देता है वो उसका 1% ही क्या होता है ग्रीन प्लांट से प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। उसके बाद जब ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी होता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जब क्या होता है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा तो जितना एनर्जी प्रोड्यूसर्स में होगा उसका 10% ही क्या होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स में पहुंच पाएगा। 10%, मात्र 90% जो है वो क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में मात्र 10% यानी कि 1, अगर केजी के आधार पर देखें तो 1 जाएगा, यहाँ पर 0.1 जाएगा। ठीक इस प्रकार से मात्र 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है, बाकी 90% जो है वो नष्ट हो जाता है। तो जिसको लिंडेमान का 10% रूल भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज़ नॉन एज लिंडेमान्स 10% लॉ। तो यहाँ पर जैसे 1000 कैलोरी है तो उसके ऊपर में 100 जाएगा, उसके ऊपर में 10 कैलोरी, इसके ऊपर में 1 कैलोरी जाएगा। इस प्रकार से ईच ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और 90% नष्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, जिसको बायो मैग्नीफिकेशन भी कहा जाता है। तो बायो मैग्नीफिकेशन आजकल
बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल हो रहा है सभी चीज़ों में। स्पेशली प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ा पेस्टिसाइड का सोर्स है। मीन्स पेस्टिसाइड्स नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पेस्टिसाइड मीन्स जो पेस्ट को किल करता है उसको पेस्टिसाइड कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी खेती करने के समय में या सब्जियां उगाने के समय जितने भी कीड़े मकोड़े को मारने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो एक प्रकार का क्या होता है, जहर होता है। तो इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो ये हार्मफुल केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सभी फंगीसाइड्स, ये सभी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को, पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस दौरान क्या होता है, प्लांट में वो एंटर कर जाते हैं और फूड चेन में, प्लांट के थ्रू से फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। सपोज़ ये गेहूं का खेती किया गया, यहाँ पर पेस्ट्स जो है अटैक करते हैं, जो फसल को नष्ट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अटैक करते हैं। इनको मारने के लिए जो है पेस्टिसाइड छिड़काव किया जाता है। तो ये क्रॉप भी इसको इंटेक्ट कर लेते हैं। और जब इन क्रॉप्स को ह्यूमन खाएंगे या जो है वो जो प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, यानी कि गाय, बैल, भैंस, बकरी वगैरह खाएंगे, तो इनकी इससे ये जो है पेस्टिसाइड इनके इस लेवल में, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जब उसको ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा तो फिर यहाँ से ह्यूमन में भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इन्वायरमेंट में एक स्टेटमेंट आता है पोल्यूटर्स पे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि पोल्यूटर्स पे, कि अगर आप पोल्यूशन कर रहे हैं तो कीमत आप ही को चुकाना पड़ेगा, दूसरा कोई उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको आप ही को झेलना पड़ेगा, उसका कीमत आप ही को अदा करना पड़ेगा। अभी पंजाब वगैरह क्षेत्र में कैंसर एक्सप्रेस नाम का एक ट्रेन चलाया जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और इस प्रकार से केमिकल्स का इस्तेमाल होने की वजह से कैंसर पेशेंट्स का संख्या में बाढ़ आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वापस रिटर्न हम ही को मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट। तो इस प्रकार से दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे गेट एक्यूमुलेटेड एट एवरी ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पर ये फसल से गायों में, गाय से ह्यूमन में, और फिर इनके बेबी में इस प्रकार से एक्यूमुलेट हो जा रहा है। प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में ये एक्यूमुलेट होते जा रहा है। एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, और उनका जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सिंस ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि ह्यूमन बींग हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है, इसलिए ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम पाया जाता है हमारे बॉडी में। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल आर कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब जूम करके देखना। तो जैसे जैसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में जो है ये ट्रांसफ़र होते जाता है, ऊपर के, सबसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में, परसेंटेज में ये पाया जाता है। तो इसी को बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या होगा, जो हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह है वो किसी एक लेवल में क्या होगा, एक ट्रॉपिक में क्या होगा, जमा होगा। और मैग्निफिकेशन में क्या होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में जो उसके ऊपर वाला जो कंज्यूमर होगा, उससे ऊपर वाला कंज्यूमर, उससे ऊपर वाला कंज्यूमर हो, तो प्रत्येक लेवल में क्या होगा, इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते चला जाएगा उनका बायोमास के कंपैरिजन में। इसको बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो इसी वजह से हमें करना क्या चाहिए, जब भी पेस्टिसाइड्स वगैरह से ये अभी सभी चीज़ों में पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमें गर्म पानी में धोना चाहिए। सबसे पहला तो जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ कम करना चाहिए, और जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जो पेड़ पौधे, पत्तियां, जड़ इत्यादि से तैयार होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। केमिकल पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप ये करें, इस प्रकार के सब्जियों को अगर बना रहे हैं तो गुनगुने पानी में, वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर में क्या करना चाहिए, रनाइज करना चाहिए, बढ़िया तरीके से धोना चाहिए और उसके बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल में ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर।
तो ओजोन लेयर को O3 कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है और ओजोन का O3 होता है। तो ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम, तो इसमें 3 ऑक्सीजन का एटम होता है। एट हायर लेवल द एटमॉस्फेयर द यूवी रेडिएशन स्प्लिट सम oxygen molecule oxygen into free oxygen atom that combines with oxygen molecule O2 to form ozone. It is highly poisonous. तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन में जब यूवी रे पड़ता है, जो सन से आने वाला, सूरज के प्रकाश से आने वाला अल्ट्रावायलेट रे पड़ता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसको क्या करते हैं, ये 2 ऑक्सीजन एटम में तोड़ देता है। और जब इस प्रकार से ये चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम कहा जाता है इसको। जब टूटा हुआ ऑक्सीजन एटम होता है इसको चार्ज ऑक्सीजन एटम कहा जाता है। और ये चार्ज ऑक्सीजन एटम जब नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो रिएक्शन करके ये फिर से O3 बना लेता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये टूटने और बनने का प्रक्रिया, जो प्रोसेस है ओजोन का टूटना और ओजोन का फिर से बनना, तो ये प्रोसेस लगातार इन्वायरमेंट में चलते रहता है। तो ये अगर इसमें कोई बाधा ना पड़े तो ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। क्योंकि ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, ये इसी को स्प्लिट करने और जोड़ने में इस्तेमाल हो जाता है, तो इसलिए ये यूटिलाइज होता है। यूवी रेडिएशन कॉजेस स्किन कैंसर इन ह्यूमन। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर को इंक्रीज करना, कैटरेक्ट और फिर आपका स्किन कैंसर, आँख मोतियाबिंद होना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी चीज़ों के लिए यूवी रे जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए आजकल के जितने भी क्रीम होते हैं उसमें UVB करके एक ऐड आता है, देखिए UVB, प्रोटेक्टेड UVB योर स्किन करके, उसमें प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम UVB रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज भी कई प्रकार के होते हैं, इसके बारे में और भी चीज़ें आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। The ozone layer is being damaged by the use of chemicals like chlorofluorocarbon CFC के द्वारा यही ओजोन लेयर को बड़े पैमाने में क्या किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है। और ये CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में। यूज़ ऑफ CFC इज़ नाउ बिंग रिड्यूस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो इस प्रकार से अब CFC का जो है इस्तेमाल कम किया जा रहा है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एक अच्छा कदम माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ओजोनोस्फेयर जो होता है वो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ 20 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर से जो है 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोनोस्फेयर कहा जाता है इसको। और इस प्रकार से ओजोन डेंट अंटार्कटिका के ऊपर में ओजोन का होल जो है आपको दिखाई देगा, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सन से यूवी रे आता है और यही ओजोन लेयर को क्या करता है, यहाँ पर बनाने और तोड़ने दोनों का ही काम करता है। जब तक इसमें एक्सटर्नल कोई भी मतलब केमिकल्स ऐड ना किया जाए तब तक ये अपने आप को बैलेंस करके रखता है। अगर हम बात करें इस ओजोन लेयर के बारे में तो इसमें जो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1980s में 1987 में क्या हुआ था, यूनेप प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत एक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें CFC प्रोडक्शन को क्या किया जाए, 1986 के लेवल तक फ्रीज किया जाए और इसको मैंडेटरी किया गया कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स को लाया जाए। और इसके अलावा अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFCs, हैलोन्स इत्यादि भी आते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद रखेगा जो ओजोन को सेव करने के लिए इन्फोर्स किया गया था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था और उसके बाद 2014 तक इसका जो ओजोन डेंट है उसको रिकवर कर लिया गया था काफ़ी हद तक, और साइंटिस्ट के द्वारा इससे सेटिस्फैक्शन भी जताया गया था। इसके बाद आता है हम लोग का मेंटेनिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो हम लोग आजकल के समय में बहुत तरह के गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं जो घरों में यूज़ करने के बाद जो भी अनवांटेड मटेरियल बच जाता है उनको बाहर फेंक दिया जाता है, जिसको गार्बेज कहा जाता है।
और इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स वगैरह पनपने लगते हैं। इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं, और इनका ये और भी ज़्यादा ख़राब जो डिटेरिएट कर देते हैं, जो सिचुएशन होता है उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो हाउस होल्ड वेस्ट इज़ कॉल्ड गार्बेज। सम ऑफ द गार्बेज इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम लोग देखे थे कि बायोडिग्रेडेबल किसको खाया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको खाया जाता है। गार्बेज कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, सो इट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। सम मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल्स आर लैंडफिल। तो रांची आसपास जाइएगा तो किनारे के रीजन में आप जो पेरिफेरल जोन है वहाँ पर बड़े बड़े लैंडफिल्स मिलेंगे जहाँ नगर निगम के द्वारा कचरा फेंका जाता है। इसी प्रकार से जो यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है, नगर निगम का कचरा, बड़ा बड़ा कचरा का ढेर, पहाड़ दिखाई देगा आप लोगों को। दूसरा होता है रिसाइकलिंग होता है, जो आप परिचित हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। इसमें से इसीलिए छांट छांट के अलग अलग किया जाता है। जो वेजिटेबल वेस्ट होता है अलग किया जाता है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग किया जाता है। इस प्रकार से तो जो उनसे बायोगैस और मैन्योर इत्यादि बना के ये किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इससे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसा कि तैसा रहेगा उसको इंसिनरेशन ये में फैक्ट्री में, भट्ठा में इसको डाल के जला दिया जाता है इसको, और फिर सीवेज ट्रीटमेंट जो है इसके तहत आता है। तो ये सभी तरीक़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गार्बेज को जो हम प्रोड्यूस करते हैं उन गार्बेजेस को मेंटेन कर सकते हैं, उनको काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। इस प्रकार से लैंडफिल, रिसाइकलिंग, बायोगैस बनाना, लैंडफिल में फिल करना, कंपोस्ट बनाना, ये सारे के सारे चीज़ें हम इनसे कर सकते हैं। यहाँ पर भट्टियों में डाल के इसको जला दिया जाता है हाई टेम्परेचर में, और उससे एनर्जी ये किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण चीज़ आता है सीवेज ट्रीटमेंट का। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या कैसे किया जाता है, अगर बड़े शहर में मेट्रो सिटीज़ में आप रहे हैं या भविष्य में रहने का प्लान बना रहे हैं तो इसमें सीवेज ट्रीटमेंट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। तो ये इस प्रकार से शहरों से जितना भी आता है वो आपका जितना भी गंदा पानी है वो एक जगह पर आता है, इनको एक जगह चैनल किया जाता है। चैनलाइज करने के बाद यहाँ फ़िल्टर किया जाता है, और जो बड़े स्क्रीनिंग करने के बाद जो बड़े मटेरियल होते हैं उनको फ़िल्टर कर दी के एक तरफ अलग कर दिया जाता है। जो लिक्विड होता है उसको एक तरफ कर दिया जाता है। लिक्विड को एक तरफ करने के बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद क्या होता है, जो भी उसमें धूल कण, जो सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं नीचे तली में। उनमें नीचे की तरफ पाइप लगा होता है, उनको नीचे की तरफ में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये जो है एक तरह का कचरा होता है, गीला मिट्टी की तरह से आप मान सकते हैं इसको। फिर इसको जो है प्रोसेसिंग किया जाता है, और इसके बाद जो है इनको फिर से आगे कहाँ भेजा जाता है, एरेशन टैंक में भेजा जाता है। जो बचा हुआ पानी है जिसमें से जो सस्पेंडेड मटेरियल है, वो सस्पेंडेड मटेरियल जो है के नीचे बैठने के बाद जो वाटर होता है उसको एरेशन टैंक में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से एरेशन टैंक में जाने के बाद इसको कंप्रेस एयर दिया जाता है यहाँ पर, ताकि इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट मिलाया जा सके। ऑक्सीजन का कंटेंट मिलने के बाद इसको फिर से क्या किया जाता है, कुछ लिक्विड मिक्स किया जाता है, और फिर लिक्विड मिक्स करने के बाद इसको फाइनल सेटलिंग के लिए इस प्रकार से इन्वर्टेड अटेंसिल, बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं वेल टाइप से, तो वहाँ भेजा जाता है जहाँ से इसको फिर से गीला जो भी बाकी सेडिमेंट्स हैं वो बैठते हैं, इनको भी फिर से चैनलाइज करके पहले वाला में भेज दिया जाता है। फिर जो पानी बचता है वो पानी का दो यूज़ होता है। इसको बी या सी कैटेगरी का पानी कहा जाता है। इसको फिर से एग्रीकल्चर या लैंडस्केप वगैरह में इस्तेमाल, पटाने वटाने वगैरह, गाड़ी धोने इत्यादि में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसको पीने लायक बनाना है तो फिर से इसको टर्सरी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। इसको यूवी रे और क्लोरीन से क्लोरीनेट किया जाता है, और इसको फिल्टर करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल किया जाता है, और फिर इनको सेकेंड लेवल का पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है।
या फिर इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक रीयूज़ नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए रखा जाता है, या एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए इसको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा जो शहर से निकलने वाला गंदा पानी है उसको ट्रीट करके वापस उसको रीयूज़ किया जाता है। बड़े बड़े सिटीज़ में इसी प्रकार से जो है अभी सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि 100% नहीं है, लेकिन 10-15% जो है वो देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट, जिसको ई वेस्ट कहा जाता है, आज के दौर में ये भी काफ़ी फेमस है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न इत्यादि जो है वो गैजेट्स वगैरह और भी गैजेट्स वगैरह हैं, जिसमें डेंजरस केमिकल्स जैसे मरकरी, लेड, कैडमियम और भी बहुत सारे फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरियम, लिथियम वगैरह इसमें पाए जाते हैं, जो ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और स्केलेटल सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।